इसके साथ ही 1909 के भारत का ये चित्र है। इसमें बताया गया है कि भारत का विस्तार किस तरह से हो गया था। अब हम अपने संवैधानिक विकास के अंतिम चरण की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाहूँगी कि ऐसी कौन कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने 1909 में एक नए अधिनियम को पारित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये भारत का राजनीतिक मानचित्र है, किस किस प्रकार से अंग्रेज़ों का अधिकार लगभग पूरे भारत पर, पूरे नॉर्थ फ्रंटियर पर और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के कुछ भाग सहित पूरे फ्रंटियर रीजन पर अंग्रेज़ों का प्रभाव इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारतीय राजनीति के इतिहास में कांग्रेस का निर्माण एक महत्वपूर्ण घटना थी। 1885 में कांग्रेस का निर्माण हो चुका था। नरम दल के जो प्रमुख नेता थे उनकी सहायता से कांग्रेस का प्रशासन चलाया जा रहा था। कांग्रेस ने धीरे धीरे अपनी मांगे रखनी आरंभ कर दी थी। अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता और अंग्रेज़ों की जातिगत सर्वश्रेष्ठता में इनका काफ़ी विश्वास था। इन्होंने मांग पत्रों, प्रार्थना पत्रों के माध्यम से, प्रेयर और पिटीशन के माध्यम से अपनी मांगे अंग्रेज़ों के सामने रखनी आरंभ कर दी थी। इन नेताओं में दादा भाई नेहरू सर फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, जैसे मैंने आपको बताया था बदरुद्दीन तैयब जी, ये सब नेता जो थे उस काल के प्रमुख नरम दल के नेता थे, जो अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में विश्वास करते हुए अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से रखते थे और ये चाहते थे कि अंग्रेज़ों के नेतृत्व में भारतीयों को अधिक से अधिक अधिकार मिले और हम लोग अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें और प्रशासन में हमारी भूमिका और बढ़ सके। लेकिन इस समय कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने इस भ्रम को, जो न्यायप्रियता का भ्रम अंग्रेज़ों के बारे में बनाया हुआ था, उसको तोड़ने में काफ़ी सहायता मिली। उनमें से एक सबसे प्रमुख घटना जो थी वो ये थी कि बंगाल को विभाजित कर दिया गया। लॉर्ड कर्जन, जो भी अपनी प्रतिक्रियावादी नीतियों के कारण जाने जाते हैं, लॉर्ड कर्जन के काल की ये प्रमुख घटना थी। और लॉर्ड कर्जन के काल में बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था और इस विभाजन का घोर विरोध भारतीयों ने किया और बहुत सारे स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे, राजनीतिक दंगे आरंभ हो गए थे और अंग्रेज़ों के लिए इस असंतोष की आग को रोकना लगभग नामुमकिन हो गया था। इसी समय भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर कुछ और परिवर्तन भी हो रहे थे। जिन नरम दल के नेताओं की बात मैंने आपको बताई थी, जो प्रार्थना पत्रों के माध्यम से, जो प्रेयर के या पिटीशन के माध्यम से अपनी बात कहने में विश्वास रखते थे, उनकी इस स्ट्रेटेजी पे, उनकी इस नीति से भारतीय उकता चुके थे और एक गरम दल के नेताओं का उदय हुआ था, जिनको हम गरम दल या एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। इन नेताओं में लाल, बाल और पाल, सबने इनका नाम सुना होगा। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों नेताओं ने भारत में उग्रवादी नेताओं की रूप में स्थापना की अपनी, और अपनी मांगों को और पुख्ता तौर पर और अग्रेशन के साथ और उग्रता के साथ अंग्रेज़ों के सामने रखा। और ना सिर्फ अंग्रेज़ों के अधीन भारत की मांग की उन्होंने, बल्कि उन्होंने स्वराज्य की या होम रूल की मांग करना आरंभ कर दिया। इन नई परिस्थितियों का सामना करना अंग्रेज़ों के लिए काफ़ी मुश्किल होता जा रहा था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये लॉर्ड मिंटो का चित्र है। लॉर्ड मिंटो ने इस बात की जानकारी, इसकी हमें पता चलता है, जो नेशनल आर्काइव्स हैं और लंदन में भारत के जो भारत सचिव था उसका जो कार्यालय है, वहाँ पर इन चीज़ों का पता चलता है। इन दोनों के बीच में जो पत्र व्यवहार हो रहा था उसमें इस बात पे चिंता जताई गई कि भारत की परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं, यहाँ पर असंतोष धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इनको एक मरहम की ज़रूरत है, एक ऐसे एक्ट की ज़रूरत है जो या तो इनको अपने उद्देश्यों से दूर कर दे या आंशिक रूप से इनके उद्देश्यों की हम प्राप्ति करा दें, ताकि भारतीयों को ऐसा आभास होता रहे कि हम जो मांग कर रहे हैं वो धीरे धीरे पूरी हो रही है और अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता पर उनका विश्वास बना रहे। तो उस समय भारत सचिव जो थे, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, भारत सचिव के पद का सृजन किया गया था 1858 की महारानी के घोषणा पत्र में, जो भारतीय मामलों की देखभाल ब्रिटेन की संसद में करता था। तो उस काल के जो भारत
सचिव थे वो लॉर्ड मॉर्ले थे। उन लॉर्ड मॉर्ले और हमारे जो वायसराय गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो थे, उनके बीच में 2 या 3 साल तक पत्र व्यवहार हुआ और उसके पश्चात एक प्रारूप बनाया गया, एक अधिनियम का एक खाका तैयार किया गया, जिसमें कुछ ऐसी सुविधाएं भारतीयों को देने की बात की गई कि जिसमें कहा गया कि भारतीयों को आंशिक रूप से कुछ स्वशासन प्रदान कर दें और उनको कुछ इस तरह से आभास दिला दें कि हम धीरे धीरे भारतीयों को होम रूल की तरफ ले जा रहे हैं, ताकि ये जो असंतोष बढ़ रहा है वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए कम हो जाए। और साथ ही इस अधिनियम की एक जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो ये चाहते थे कि हालांकि उनको ये पता था कि यदि ऐसा हम करेंगे तो धीरे धीरे भारतीयों का स्वतंत्रता और स्वाधीनता और संवैधानिक विकास की तरफ झुकाव और बढ़ता जाएगा, लेकिन उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित करने के साथ ही इन्होंने एक और राजनीतिक खेल की शुरुआत की, जिसमें मुस्लिम मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए और बहुसंख्यक हिंदू मतदाताओं से उनमें विभेद कराने के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की घोषणा की गई, जिसको हम सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं। मुस्लिम अधिकारियों को, मुस्लिम जनता को पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को सौंपा गया, तो जिससे हिंदू और मुसलमानों में जो बीज थे वैमनस्य के वो बहुत गहरे हो गए और इसकी परिणति हमको भारत के विभाजन के रूप में देखने को मिली। तो ये लॉर्ड मिंटो के सुधार है। ये जो फोटोग्राफ है ये जिस समय लॉर्ड मिंटो घोषणा कर रहे थे अपने प्रसिद्ध सुधार की, तो जिस डेस्क पे खड़े होके वो घोषणा कर रहे हैं उसका फोटोग्राफ है। लॉर्ड मिंटो ने मॉर्ले मिंटो सुधारों की घोषणा की। इस एक्ट के द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किए गए वो ये था कि जो केंद्रीय कार्यकारिणी थी गवर्नर जनरल की, उसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 16 से 60 कर दी गई और प्रांतीय जो कार्यकारिणी थी उसकी सदस्य संख्या भी प्रेसिडेंसी टाउन्स में जो बम्बई, कलकत्ता और मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसमें 50 रखी गई और अन्य प्रांतों में यह सदस्य संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई। इस एक्ट में जो सदस्य थे कार्यकारिणी के, उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई। पहली श्रेणी पदेन सदस्यों की यानी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की थी। ये गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत कार्यकारिणी के सदस्य होते थे। दूसरी जो सदस्य थे वो थे मनोनीत सरकारी सदस्य, यानी एक तो जो अपने पद के कारण यहाँ पर भाग ले रहे थे, दूसरे सरकारी सदस्यों का मनोनयन गवर्नर जनरल के द्वारा किया जाता था। तीसरे प्रकार के सदस्य होते थे जो मनोनीत होते थे लेकिन सरकारी नहीं होते थे, गैर सरकारी विभागों के सदस्य होते थे। जैसा मैंने आपको पहले बताया, समाज की विभिन्न तबकों में से, विभिन्न विभागों में से जो लोग थे उनको लिया जाता था, जो शासन चलाने में गवर्नर जनरल की सहायता करते थे। और चौथे सदस्य निर्वाचित सदस्य होते थे जो विभिन्न प्रांतीय कार्यकारिणियों के द्वारा निर्वाचित होकर आते थे। इस सुधार अधिनियम में मैंने आपको बताया था जो सबसे अधिक आवश्यक चीज थी वो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा, जिसको सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं। इस सेपरेट इलेक्टोरेट का दूरगामी प्रभाव भारतीय राजनीति पर पड़ा और हिंदुओं और मुसलमानों को जातिगत आधार पर बांट दिया गया और ये माना गया क्योंकि भारत में बहुसंख्यक जनता हिंदू है, इसलिए अल्पसंख्यक मुसलमानों को उनका हित मिलना चाहिए। इस मांग के कारण उनको अलग से कुछ निर्वाचन क्षेत्र दे दिए गए, जिसमें वोट देने का भी, प्रतिनिधि खड़े करने का भी और प्रतिनिधि चुनने का अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को दिया गया। और इनकी संख्या भी उनकी जो संख्या थी उससे अधिक ही रखी गई, यानी भारत की जनता का 25% भाग जो था वो मुसलमान मानकर इस प्रकार सेपरेट इलेक्टोरेट की इस अधिनियम में घोषणा की गई। इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ी चीज हुई थी कि केंद्रों में सरकारी अधिकारियों का बहुमत था, लेकिन प्रांतों में धीरे धीरे गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत होने लगा था। यानी जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी केंद्र में कार्यरत थी उसमें सरकारी सदस्य अधिक होते थे, लेकिन जो कार्यकारिणी प्रांतों में कार्यरत थी उसमें गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत होने लगा था। इसके अतिरिक्त
काउंसिल के जो सदस्य कुछ विषयों को छोड़कर अन्य विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार रखते थे। जब बजट का निर्माण होता था तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मॉर्ले मिंटो सुधार के द्वारा दी गई थी, जिसमें बजट पूछने पर लोगों का अधिकार दिया गया और कुछ विषय जैसे भारत की सुरक्षा से संबंधित या विदेशी मामलों से संबंधित या इंग्लैंड के साथ उनके संबंधों से संबंधित विषयों को छोड़कर शेष जो प्रश्न थे जो आम जनता के हित के लिए थे, उन पर प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन में भारत सचिव की परिषद में 2 भारतीयों के मनोनयन का प्रस्ताव रखा गया। यानी जो भारत सचिव की कार्यकारिणी ब्रिटेन में कार्यरत थी, उसमें 2 भारतीय मनोनीत किए जाते थे। ये भारतीयों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल थी कि उनका मनोनयन जो था वो भारत सचिव की कार्यकारिणी में हो सकता था। यानी वो संस्था जहाँ पे हमारे लिए कानूनों और नियमों का निर्माण मुख्य रूप से और मूल रूप से किया जा रहा है, वहां पर हमारी बात को रखने के लिए हमारे 2 प्रतिनिधि जा सकते थे। साथ ही भारत के गवर्नर जनरल को भी एक भारतीय सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो ये सब बातें मार्ले मिंटो सुधार की को एक महत्वपूर्ण सुधार बनाती थी, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि ये सुधार भारतीयों के लिए नितांत अपर्याप्त थे। जैसा कि विपिन चंद्र ने इनको लेजिस्लेटिव मॉकरी की संज्ञा दी है। यानी ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा आभास होता है कि भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा था, हमको एक स्वशासन की तरफ अग्रसर करने के प्रयास किए जा रहे थे, परंतु इन अधिनियमों की विफलता कुछ ही समय में नजर आने लग गई थी। ये अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए थे। कांग्रेस सहित देश की अन्य पार्टियों ने इसका विरोध किया। मॉर्ले मिंटो सुधारों का जो सबसे अधिक विरोध हुआ था वह हुआ था इसलिए क्योंकि ये हिंदुओं और मुसलमानों को जातिगत आधार पर विभाजित कर रहे थे। इसके साथ ही जिन बातों की मांग की गई थी कांग्रेस के द्वारा, उन मांगों को पूरा नहीं किया गया था। निर्वाचित सदस्यों की संख्या बहुत कम रखी गई थी, उनको किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया था। भारतीयों को स्वशासन का अधिकार, होम रूल का अधिकार, जो कि बहुत बड़ी मांग थी गरम दल के नेताओं की, उनकी भी पूर्ति इन मॉर्ले मिंटो अधिकारों के द्वारा, सुधारों के द्वारा नहीं हो पाई थी। तो इस कारण से ये जो संवैधानिक विकास हुआ, यद्यपि एक क्रमबद्ध और एक योजनाबद्ध विकास था, जिसने धीरे धीरे हमारे संविधान की वर्तमान स्वरूप को प्राप्त करने में सहायता प्रदान की और भारतीयों को राजनीतिक रूप से सक्षम बनाने की शुरुआत कर दी थी, लेकिन ये बहुत कारगर सिद्ध नहीं हुए संवैधानिक विकास के रूप में। इसलिए इसके पश्चात दूसरे चरण में 1919 में 10 साल बाद ही आवश्यकता महसूस हो गई मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की, और उसके कुछ ही समय बाद 1935 के भारत सरकार अधिनियम की। तो आज की जो हमारी कक्षा है उसमें हम सिर्फ मॉर्ले मिंटो सुधारों तक के संवैधानिक विकास का ही अध्ययन करेंगे। आज की जो हमारा ये जो लेक्चर था, इसमें कुछ बातों पर हमने जानकारी प्राप्त की। भारत की राजनीतिक परिस्थितियां इस प्रकार से 1858 से 1909 तक को यदि हम देखें तो ईस्ट इंडिया शासन के स्थान पर ब्रिटिश राजतंत्र का सीधा आना, और साथ में जो साम्राज्यवादी नीति जो अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी अपना रही थी, यानी अब तक जो अंग्रेज थे उनका कार्य सिर्फ एक के बाद एक साम्राज्यों को अपने अधीन करना था। प्रशासन, कानून, शिक्षा, अन्य व्यवस्थाओं पर वो यदा कदा ही ध्यान दे पा रहे थे। अब वो चीज पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से इन अधिनियमों के द्वारा शुरू हो गई। गवर्नर जनरल को ये अधिकार दिया गया, उसका जो कार्य और उसका कर्तव्य निर्धारित किया गया वो ये किया गया कि वो भारतीयों के मामलों की, भारत की जनता की समस्याओं पर विचार करेगा, भारत का प्रशासन चलाएगा। और ब्रिटिश संसद में भी भारतीय मामलों के लिए भारत सचिव की पद का सृजन किया गया, और मॉर्ले मिंटो सुधार तक आते आते भारतीयों को भी इसमें शामिल करने की बात की गई। तो ये एक संवैधानिक विकास का एक चरण था। साथ ही भारतीयों को राजनीतिक रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से
कांग्रेस जैसी संस्थाओं का निर्माण हुआ। धीरे धीरे उनकी सदस्य संख्याओं में वृद्धि हुई और उन सदस्यों ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भी अपना स्थान बनाना आरंभ किया। इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जो मनोदशा थी, जो भारतीय इच्छाएं थी, जो भारतीय राजनीतिक अभिलाषाएं थी, उनका प्रतिनिधित्व गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में होने लगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि संवैधानिक विकास का यह चरण चाहे कितना ही प्रिमिटिव, कितना ही बहुत ही आरंभिक तौर का दिखाई देता हो, लेकिन इसका अपना राजनीतिक महत्व है, क्योंकि इसने हमें आगे आने वाले संवैधानिक विकास के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।